जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम दो नए कंपोनेंट्स ऐड करने जा रहे हैं अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन में। इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखी बैंक लोन की, रिडीमेबल डिबेंचर की, इरिडीमेबल डिबेंचर की। हाँ, रिडीमेबल में एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन भी हमने सीख ली। क्लियर? जिसमें हमने ये देखा था कि हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू को हम लेते हैं टर्मिनल वैल्यू, लास्ट वैल्यू के तौर पे, और फिर उसके बाद हम एनपीवी कैलकुलेट करके और आईआरआर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लियर? जो रूल हमने सीखे थे वो समराइज कर रहा हूँ आपके सामने। बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी। एग्रीड? इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए परपेचुइटी का फार्मूला यूज करते हैं। उसमें जो इरिडीमेबल बॉन्ड का इंटरेस्ट होता है नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय प्राइस, वो उसकी कॉस्ट होती है। एग्रीड? और फिर हमने एक एडिशनल कंसेप्ट भी सीखा था, क्या? कि जिस तरीके से मार्केट वैल्यू गिवन हो तो हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट गिवन हो तो मार्केट वैल्यू। एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों किसी सिक्योरिटी की किसी कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करवाए, किसी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है उसको मर्ज कर दिया। एक ही क्वेश्चन है ना, उसी फार्मूला के जरिए से आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मार्केट वैल्यू गिवन हो, और उसी फार्मूला के जरिए से आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कॉस्ट गिवन हो। फिर इसके बाद हमने रिडीमेबल बॉन्ड की कैलकुलेशन की तरफ गए थे। कल के लेक्चर में जो सबसे अहम प्रोबेबली जो कैलकुलेशन जो हमने सीखी थी, कंसेप्ट सीखा था, वो था रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। एक चीज हमने ये सीखी कि उसके दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक एनुअल और एक टर्मिनल। हम क्या करते हैं, एनुअल के जरिए एन्युटी का फार्मूला यूज करते हैं और टर्मिनल को सिंपल डिस्काउंटिंग के जरिए से। और रूल क्या है हमारा कि अगर रिडीमेबल बॉन्ड है तो इसकी कॉस्ट इसकी आईआरआर होगी, रिडीमेबल बॉन्ड की आईआरआर ही इसकी कॉस्ट होगी। और आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए रूल क्या है? स्टेप नंबर 1, एनपीवी कैलकुलेट करें गिवन रेट जो कि कूपन रेट है, एनपीवी कैलकुलेट करें कूपन रेट पे। स्टेप नंबर 2, एनपीवी कैलकुलेट करें अदर रेट। अच्छा, ये अदर रेट कैसे पता चलेगा कि कूपन रेट से हायर लेना है कि लोअर लेना है? अगर कूपन रेट से जो एनपीवी आए वो पॉजिटिव आए तो अदर रेट हायर लेंगे, और अगर कूपन रेट से एनपीवी नेगेटिव आए अदर रेट लोअर लेंगे। फिर उसके बाद फार्मूला यूज करते हुए आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला याद है आपको क्या था? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। और ये जो नीचे वाला माइनस है, चूंकि एनपीवी एट हायर रेट अमूमी तौर पे माइनस में होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर? ये कंसेप्ट हमने कल के लेक्चर में सीखे थे। घर जाके आपने प्रैक्टिस की हो। कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश, तकरीबन सब ने असाइनमेंट किया। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई रीडिंग की हो उसमें कोई जहन में आया हो क्वेश्चन, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कोई प्रॉब्लम हो, पूछ लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। जी, एक पुराना कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, वो जिसमें वो कहता है कि जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस काम आती है। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए यूज़ करते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये यूज़ होगा कि हम हर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। अगर उसका वो आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो हमारे लिए प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, कुछ दे रहा है हमें प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। और अगर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आईआरआर से ज़्यादा, आईआरआर कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट में खर्चा ज़्यादा लगेगा, इसमें जो हमें अर्निंग होनी है वो कम होनी है, ऐसे प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट नहीं करना। क्लियर? तो वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए यूज होता है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, अभी पूछ रहा था, कहा था पूछूंगा।
बता दिया कौन सा सवाल था, पूछ। अदर रेट वाला, अच्छा हायर और लोअर वाला, हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन? इधर भी एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था गाड़ी में पूछेगा। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या? दोनों का मतलब एक ही है। आफ्टर टैक्स का मतलब पोस्ट, एक होता है प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल याद रखे कोई सी भी हो, कॉस्ट कोई सी भी हो, चाहे डेट की हो चाहे कैपिटल की हो, वो हमेशा आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट की जाती है, चाहे बताए या ना बताए। ये अंडरस्टूड है, गौर से सुन ले, चाहे बताए या ना बताए, ये अंडरस्टूड है कि जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो आफ्टर टैक्स करनी है, और जो उसने हमें कॉस्ट दी होगी वो भी आफ्टर टैक्स ही होगी। तो वो चाहे आफ्टर टैक्स बोले या ना बोले, अंडरस्टूड है। जितनी भी कॉस्ट होती है वो क्या होती है? तो सिंपल कॉस्ट ऑफ डेट कह दे और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कह दे, तो आप आफ्टर टैक्स में कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये आफ्टर टैक्स पता नहीं क्या कह दिया उसने। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, उसको इग्नोर करें। और अगर कह दे मजीद मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, फिर आप मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे। ये पोस्ट टैक्स पता नहीं क्या था, इग्नोर कर दें, क्योंकि अंडरस्टूड है जितनी भी कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होती है वो क्या होती है? आफ्टर। हमसे पूछे, हमने भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करनी है, वो खुद से इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है वो खुद से हमें कॉस्ट ऑफ डेट दे दे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दे? ये ऐसा हो सकता है? अगर खुद से हमें कॉस्ट ऑफ डेट दे दे तो फिर हमने करना क्या है? मार्केट वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू देगा हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जब कॉस्ट देगा हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर से ये हमने कल दोहराया था, ये कंसेप्ट ये नहीं दोहराया था, वो दूसरे वाला दोहराया था कि रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट उसकी आईआरआर होती है, ये दोहराया था, ये भी दोहराया था। लिखा हुआ है आपने कहीं? दिखाएं, अगर इन्होंने दिखा दिया तो इसका मतलब है सारे सच बोल रहे हैं, वरना मैं सच बोल रहा हूं। दिखाएं किधर लिखा है? देखा भाई का कॉन्फिडेंस चेक किया आपने? अच्छा, इधर भी लिखा हुआ था, आपने कहीं पॉइंट आउट किया? ये कर लिया करिए, ये काम की बातें होती हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आएगी, वरना बड़े बड़े क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप। ये छोटे छोटे पहले कंसेप्ट बिल्ड करने का मकसद यही है कि तस्वीर के छोटे छोटे रूख समझ लें, बाद में सिर्फ आपने इकट्ठा जोड़ना ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे काम कीजिए, नोट नहीं करने के तो बड़े प्रॉब्लम आएगी फिर आगे चल के। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी शाबाश। हाँ, 3 स्टेप का सर। कैलकुलेटर के ऊपर ना जो है हमारा, उसमें एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट आईआरआर कैलकुलेट हो जाता है, आपने नहीं करना। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आप अलग-अलग एनपीवी कैलकुलेट करके फार्मूला के जरिए से आईआरआर कैलकुलेट करेंगे, और नंबर रखे होंगे उसने 2-3, तो 2-3 नंबर जो है वो एलोकेशन होंगे, नहीं करना आपने। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में तो लाजमी ऐसे ही करता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में तो आपको आईआरआर कैलकुलेट एनपीवी से ही करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है एनपीवी वाले वो 3 स्टेप में, ये मैं आपको तब बताऊंगा। इन शॉर्ट, आपने जो आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्या आपने जो, हाँ तीनों स्टेप्स, 3 आईआरआर 3 स्टेप्स में कैलकुलेट करने हैं ये। लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है। अब पहले ही इक्वेशन डालनी होती है, उसके बाद तो सिर्फ आपने परसेंटेज चेंज करनी है। ऐसे ना करें कि जैसे मैंने कभी कैलकुलेशन की नहीं है, नहीं ऐसे नहीं करना होता। पहली कैलकुलेशन पंच करनी है, उसके बाद तो सिर्फ परसेंटेज चेंज ही करनी है ना। वहाँ फार्मूला फीड होता है ना उसमें कैलकुलेटर में, ऑल क्लियर ना कीजिएगा, उसको बैक पे लेके जाइएगा, वो आ जाएगा। जवाब ये मैंने बताना है आपको? नहीं, मैं ये बता ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि अगर जवाब ठीक आ जाए और लिख दिया जाए और कैलकुलेशन शो ना करवाए तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसका जवाब है नहीं, कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं, आंसर कैलकुलेशन के ज्यादा मार्क्स होते हैं। जो पीआरसी होते हैं ना, पीआरसी, उसमें सिर्फ आंसर के मार्क्स होते हैं, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज बेस्ड होता है ना, करेक्ट ऑप्शन करनी होती है। कैफ लेवल पे सिर्फ आंसर के मार्क्स नहीं, आपको कैलकुलेशन भी शो करवाना पड़ती है, कैलकुलेशन भी शो करवाना। मेरा एक पेपर था मॉड्यूल एफ में, हमारे ज़माने मॉड्यूल एफ लास्ट समझ लीजिए लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता था। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये जो एमएफए का ये फाइनेंस वाला है, ये तो डिफरेंट है, ये कॉस्ट नहीं है,
ये फाइनेंस डिफरेंट है, कॉस्ट डिफरेंट है। आई का आपको पता नहीं क्यों लगता है कि ये प्री रेक्विजिट, बहरहाल चलें, तो वो डिफरेंट। तो ये जो कॉस्ट का जो था ना बड़ा सब्जेक्ट कॉस्ट, वो मुझे हिसाब का ही आता था। वो मैंने सिर्फ एक असूल सीखा था, वो एक गोरे की किताब थी, गोरे बड़ा अच्छा कमाल का समझाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप लेके जाए। ये जो स्टेप बाय स्टेप चलना मैंने उन्हीं से सीखा है कि चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, बच्चे का कंसेप्ट बिल्ड करें, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन है। एक ही दफ़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं, और ना ही ये करना है कि हर क्वेश्चन चेंज होने से फॉर्मेट चेंज हो जाए। गोरे इस तरह के काम नहीं करते, वो एक तरीकाकार बता के आपको फॉर्मेट बता के उसके मुताबिक करते हैं। तो उसने कुछ रूल्स बताए थे, छोटे छोटे रूल्स थे, बराए मतलब बिल्कुल। वो एक रूल ये था कि आपने जो भी काम करना है उसकी कैलकुलेशन शो करवा देनी है। मैंने के पेपर में मुझे कुछ क्वेश्चन आते थे, कुछ नहीं आते थे, यानी फेल होने वाला था। अगर मैं फेल भी हो जाता ना, मुझे कोई ताज्जुब ना होता, वो पेपर ऐसा था। लेकिन एक चीज़ जिसे कहना चाहिए ना यूनिक, अब अल्लाह जाने किस चीज़ को जैसे पास हुआ, मैंने हर चीज़ की कैलकुलेशन शो करवा दी। 2 × 3 = 6 था ना, मैंने 2 × 3 भी शो, नहीं मैं बाकी शो करवा, और आता ही नहीं था ये भी शो करवाया। मार्किंग के मार्क्स होते हैं, फिर मैं इस नतीजे पहुंचा, मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं। और इवन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कैलकुलेशन शो करवा दी है, कैलकुलेटर में गलती भी हो गई ना, अगर कैलकुलेशन शो करवाई है, वो नंबर दे देता है, वो नंबर दे देता है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो कंसेप्ट आज स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले बताइए, क्या आप बैंक लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करने के काबिल हैं? क्वेश्चन में अगर आ जाए, क्या आप रिडीमेबल और इरिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करने के काबिल हैं? और अगला सवाल गौर से सुनिएगा, क्या आप रिडीमेबल और इरिडीमेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के काबिल हैं? ये ज़हन में रखिएगा, आपने ओके कर दिया। चलिए अब आगे चलें, सुन लें। अगर आपने बॉन्ड की कैलकुलेशन सीख ली है, आज का लेक्चर आपके लिए इजी पीजी लेक्चर, सुकून, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सिर्फ वही समझ लीजिए रेपिटेशन हो रही होगी, लेकिन चूंकि करवाना तो है मैंने, तो इसीलिए। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं, आज गेस कीजिए, हमने 2 एलिमेंट्स की कॉस्ट, 2 कंपोनेंट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखनी है। किस किस की, आप बताइए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और शाबाश। अच्छा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? परपेचुटी के फार्मूला से। 2 सवाल मेरे, अगर सही बता दिए तो मैं मानूंगा कंसेप्ट सबका क्लियर है। भाई से पूछा 2 सवाल। पहला सवाल, टैक्स रेट है 20% और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स एडजस्टमेंट के लिए 20% से करेंगे कि 80% से? हाँ शाबाश, टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, वो टैक्स डिडक्टेबल है ही नहीं। शाबाश, बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के सवाल कास्ट आपने मुझे बता दिया। अब आपने मुझे ये बताना है कि मैंने अगला सवाल क्या पूछने जा रहा हूं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कौन सा फार्मूला जो गलत? इंटरेस्ट मिलेगा, गलत। मार्केट वैल्यू, शाबाश। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर दी, क्या इसकी मार्केट वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं? या सेम फार्मूला है, अगर कॉस्ट दी होगी तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू दी होगी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में इक्का दुक्का कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाएगा, जहनी तौर पे तैयार कर रहा हूं आपको, तो जहन में रखिएगा। ये नहीं कहना आपने सर ये तो कोई नया क्वेश्चन आ गया, नहीं 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 नहीं, उसी फार्मूला के जरिए से मार्केट वैल्यू गिवन हो तो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी के जरिए से अगर कॉस्ट गिवन हो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट कौन सा है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बताइए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन्युटी के फार्मूला के जरिए से के IRR।
किसी भी रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? उसकी आईआरआर, उसकी कॉस्ट। हाँ, आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए एनपीवी कैलकुलेट करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चले ना। पहले आईआरआर। अच्छा, आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा? आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा? एनपीवी एट कूपन रेट, एनपीवी एट सेकेंड रेट, और फिर फार्मूला। अच्छा, इसमें जो कैश फ्लोस कैलकुलेट करने हैं उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं ना करनी? हाँ, उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसमें टैक्स की एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। अच्छा बताइए, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है तो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कॉस्ट गिवन है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में कह दे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है ये कन्वर्टेबल भी है, तो फिर जो इसकी लास्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए लास्ट टर्मिनल वैल्यू है ना, वो हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू या कन्वर्जन वैल्यू, ये विच एवर इज हायर वो लेनी है। फिर उसके बाद एनपीवी कैलकुलेट होगी, फिर दूसरे रेट पे एनपीवी, फिर आईआरआर। क्लियर? हाँ, इसमें एक दो ट्विस्ट हैं जो अभी नहीं बता रहा, 2 पॉइंट है। पहला, जब रिडीम किसी और लाइफ पे हो रहा हो, कन्वर्ट किसी और लाइफ पे हो रहा हो, फिर क्या करना है? नहीं, हालांकि आपको पता है, एक असूल बताना है मैंने, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन असूल अभी नहीं बता रहा। और दूसरा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इशूड भी एट पार हो, रिडीमेबल भी एट पार हो, तो उसकी आईआरआर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी बात अभी मैंने आपको नहीं बतानी, ये जब क्वेश्चन आएगा फिर बताऊंगा। ठीक है जी? क्वेश्चन क्लियर हो गए सारे? अब चलते हैं नेक्स्ट, मार्केट। इसका मतलब है अगर आपने समझ लिया है तो आज मेरा काम कम है और आपका काम ज्यादा है। ये ऐसा ही है ना? अभी जो मैंने आपको जितने कंसेप्ट समझाए उसमें कोई नया कंसेप्ट था नहीं, बल्कि आज का लेक्चर कल की निस्बत आसान है। कैसे? टैक्स एडजस्टमेंट। शाबाश, कल तो टैक्स एडजस्टमेंट था, तो टैक्स एडजस्टमेंट भी नहीं है। कह रहा है कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करने? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल के लफ्ज से क्या पता चला? परपेचुइटी का फार्मूला यूज कर रहे हैं। और शेयर के लफ्ज से क्या पता चला? टैक्स एडजस्टमेंट। कहता है डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रेफरेंस। अच्छा, ये जो डिविडेंड है ना, ये अमाउंट में है, रेट में नहीं है। किस में है? अमाउंट में। कल भी जो इंटरेस्ट ऊपर आया था, इंटरेस्ट हाँ, जो बैंक लोन में था ना, बैंक लोन, क्योंकि उसकी प्राइस होती नहीं थी, इस वजह से रेट डायरेक्ट रेट में क्यों किया था? उसकी प्राइस होती नहीं है। यहाँ पे आपको एक फाइनेंस का गुरु पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, ना इग्नोर कर दीजिएगा। अगर इंटरेस्ट रेट फिक्स होना तो जैसे जैसे सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ती जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉस्ट कम होती जाती है। समझ आई ये बात? क्योंकि वो नीचे वाली अमाउंट बढ़ती जाएगी ना, ऊपर वाली तो सेम रहेगी। प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड तो सेम रहता है, मार्केट वैल्यू जो भी हो, 10% एग्री हुआ 10% ही मिलेगा। प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, कॉस्ट कम होती जाएगी। क्लियर जी? तो ये समझ आ गया आपको, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है? इसमें बता रहा है डी इंटू पी एस। डी मीन्स डिविडेंड, पी एस मतलब प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड क्या है? डिविडेंड पर शेयर इन रुपीज। और पी इंटू पी एस का मतलब क्या है? प्राइस पर शेयर इन रुपीज। प्रेफरेंस शेयर की प्राइस, ऊपर डिविडेंड, नीचे प्राइस, क्या आएगा? कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, और क्या। लेकिन मुझे बताइए, अगर प्राइस गिवन है, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? और अगर कॉस्ट गिवन है, पक्की बात है, सेम फार्मूला से। यही नीचे कह रहा है, इफ यू आर गिवन कॉस्ट ऑफ एनी इररिडीमेबल सिक्योरिटी यू कैन कैलकुलेट प्राइस या वैल्यू यूजिंग सेम फार्मूला। सिर्फ उसकी रीपोजिशन, रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन कितनी देर में करेंगे? ये आपके पास है 2 मिनट का टाइम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी कीजिए। ये डगिंग वगैरह वगैरह। कैन इशू परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या है? इररिडीमेबल। प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब क्या है?
वो इन्वेंट्री जो जल्दी बिकती हो। यहाँ पे स्टॉक का लफ्ज इन्वेंट्री मतलब नहीं है। अमेरिकन बुक्स में शेयर्स को भी स्टॉक बोलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक एट ए प्राइस ऑफ $50 ए शेयर with an annual dividend of 4.50 a share. What is company's cost of preferred stock? कैलकुलेट कीजिए। 9%। सबने का फार्मूला लिखा कि नहीं लिखा? फार्मूला लिखा कि नहीं लिखा? किधर है फार्मूला? लिखे, कंसेप्ट जहन में बैठेगा तो फार्मूला लिखने से इन चीजों का आपको नहीं पता। फार्मूला लिख के फिर तरीके सलीके से सवाल करें। ये शाबाश, ये तरीका है। ये क्लियर? 9%। किसी स्टूडेंट का 9% ना आया हो? आ गया? अब सेम क्वेश्चन क्या करने लगा बोला? हाँ जी। अब आपको कॉस्ट दी हुई है 9%, आपने इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट दी है 9%, प्राइस कैलकुलेट करनी है। किधर लिखा है फार्मूला? किधर है? रीअरेंज किया है? शाबाश शाबाश। तो प्राइस क्या आ गई? 9% अगर कॉस्ट, तो इसका मतलब है सेम फार्मूला से कॉस्ट है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कॉस्ट। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है? सोचें आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। शाबाश। मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू। अच्छा, कैलकुलेटिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर इज इक्वल टू IRR विदाउट टैक्स एडजस्टमेंट की बोला उसने शेयर। बाकी सारा काम वही जो कल सीखा था। अब एडजस्टमेंट क्या होगी? विदाउट। और मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है? उसके साथ जितने भी कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि एन्युटी है ना, एन्युटी तो इसमें एन्युटी इसीलिए हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट, वरना परपेचुइटी का फार्मूला लगा लेते। यहाँ पे एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये भी आसानी से हो जाएगा, है ना? एन्युटी का फार्मूला जिसको आता है उसके लिए आसानी से हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 8, क्योंकि ये फार्मूला, ये कंसेप्ट वही है जो कल वाला है सिर्फ टैक्स एडजस्टमेंट में। आई कैप की बुक के एग्जांपल्स है दोनों। सबसे पहले क्वेश्चन 8, इसको पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ आपके साथ लेता हूं, अटेम्प्ट आपने करना है। ए कंपनी हैज इशूड 7% प्रेफर्ड शेयर। 7% क्या है? कूपन रेट। प्रेफर्ड शेयर, शेयर से क्या पता चला? टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करनी। ऑफ ₹100 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किस काम आती है? एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू किस काम आती है? दिस प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड एट पार। एट पार का मतलब क्या है? 100 फेस वैल्यू पे रिडीम हो गए आफ्टर 4 years। इसका मतलब है कैश फ्लो बनाए तो क्या बनेंगे? 7 7 7 7 और उसी साल में आखिरी साल 100, यानी 7 की एन्युटी लग जाएगी और 100 की डिस्काउंटिंग हो जाएगी 4 years। ऐसा ही है। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर इज ₹6 ये मार्केट वैल्यू किस लिए दी है? हाँ जी, ताकि एनपीवी कैलकुलेट हो सके, क्योंकि हमें IRR कैलकुलेट, रिडीमेबल है ना, IRR कैलकुलेट करनी है। IRR के लिए एनपीवी चाहिए, एनपीवी के लिए मार्केट वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको हर इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, क्यों दी है, इसका इस्तेमाल क्या है। क्लियर? अब आपको कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट। ऑनलाइन वाले देखते हैं, फिजिकल वाले जल्दी करते हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं? ठीक है जी।
आप दोनों का टाइम स्टार्ट होता है अब। कैलकुलेट कीजिए यार की, पास कीजिएगा जी। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा और आपका आंसर आना चाहिए लगभग अप्रोक्सीमेटली 8.18%। क्लियर? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर 8.18 नहीं आया? आपका क्या है? 8.15? वही यार, राउंडिंग ऑफ किया थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ऐसे ना डरा दिया है। अच्छा, भाई ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा सर हमने पहला जो रेट लिया वो 7% था, दूसरा अमूमी तौर पे स्टूडेंट्स ने 10% लिया है, लेकिन अगर 8% ले ले इसमें क्या प्रॉब्लम है सेकंड रेट? इसका जवाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फार्मूला सारा सेम आएगा। मेरी जाती तौर पे प्रेफरेंस ये होती है कि मैं दूसरा रेट थोड़ा ज्यादा डिफरेंस से लूं, कहीं ऐसा ना हो दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आ जाए, एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव हो, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें, अगर आपने 7 के बाद दूसरा रेट 8 ले लिया या दूसरा रेट 6% ले लिया और आंसर में दोनों रेट्स की एनपीवी पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव भी आ गई ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। सेम फार्मूला यूज करना है, तीसरी दफा कैलकुलेट नहीं करना एनपीवी, इतना टाइम नहीं हमारे पास। सेम फार्मूला यूज करते हुए कैलकुलेट कीजिए, रेट निकल आएगा, कॉस्ट निकल आएगी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होगा, वो 8.18 की बजाय 8.15 आ जाएगी, लेकिन आंसर सेम होगा। आपने तीसरी दफा एनपीवी की कैलकुलेशन नहीं करनी। क्लियर जी? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। गिवन रेट पे हम पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर हायर या लोअर रेट लगाते हैं, लेकिन उसको रेट तो लगाते हैं लेकिन हम डिविडेंड की अमाउंट को चेंज नहीं करते। हाँ जी, क्वेश्चन इनका ये है कि सर हम जब क्वेश्चन करते हैं पहले कूपन रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करते हैं फिर अदर रेट पे, लेकिन दोनों सूरतों में जो डिविडेंड की अमाउंट है वो चेंज नहीं करते। वो इसलिए कि डिविडेंड डिस्काउंट रेट पे नहीं मिलना, कूपन रेट पे मिलना है। डिविडेंड किस रेट पे मिलना है? कूपन रेट पे मिलना है, डिस्काउंट रेट पे। तो डिस्काउंट रेट जो मर्जी चेंज करते जाएं, कूपन रेट सेम रहेगा और हमारा डिस्काउंट या इंटरेस्ट सेम आएगा। क्लियर? क्या आपको क्वेश्चन में पता है कूपन रेट क्या होता है? इसका इस्तेमाल क्या है? डिविडेंड कैलकुलेट। क्या टैक्स रेट पता है आपको क्या होता है? इसका यूज क्या है? अगर बॉन्ड है तो एनुअल जो आपका रेट होगा उसको नेट करना है। डिस्काउंट रेट पता है क्या है? जिस पे आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट रेट कब देता है ये बताइए। क्वेश्चन के अंदर कोई नहीं बोलेगा, टेस्ट क्वेश्चन। अगर ये भाई ने बता दिया तो मतलब सबको समझ आ गई। भैया क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट रेट कब देता है? जब प्रेजेंट वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करवानी हो तब। जब उसने कॉस्ट कैलकुलेट करवानी हो ना तो फिर नहीं दे, वही तो कैलकुलेट करवाना है, वही थोड़ी देगा। ये थोड़ी कहेगा कॉस्ट ये है, कॉस्ट कैलकुलेट करो। क्या कहेगा? मार्केट वैल्यू ये है, जब कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी मार्केट वैल्यू देगा, जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी कॉस्ट देगा। ये ज़हन में रखिएगा। कॉस्ट कब देगा? ये केस जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तब ये इंफॉर्मेशन बिखरी होगी, उसके अंदर आपको पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन मेरे किस काम आनी है, ये इंफॉर्मेशन मेरे किस काम आनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आज समझ लीजिए कोई आप नई चीज सीखे, हालांकि 2 नए इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन कैलकुलेशन कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि कल अच्छा है, कल वाला कंसेप्ट पक्का हो रहा है। कल कच्चा पक्का था ना, फिर घर में आपने जाके प्रैक्टिस की तब पक्का हो गया, नहीं फिर भी कच्चा ही रहा। अच्छा प्रैक्टिस ही नहीं की फिर भी पक्का हो गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं ताकि इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है हमें। ए कंपनी हैज इशूड 12% प्रेफर्ड शेयर ऑफ ₹100 फेस वैल्यू। 12% क्या चीज है? प्रेफर्ड शेयर। इससे मुझे क्या पता चला? शेयर से टैक्स एडजस्टमेंट नहीं होनी। प्रेफर्ड से मुझे शक पड़ रहा है ये हो ना हो रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस शेयर
रिडीमेबल की पूछता है, देख लेते हैं आगे। दिस प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड। अच्छा रिडीम्ड आ गया ना, तो अब मेरा दिल धक धक कर रहा है, पहले भी कर रहा था, अब क्यों कर रहा है कि रिडीम दे दिया उसने, कहीं कन्वर्टेबल ना दे दे, क्योंकि कई दफा रिडीमेबल के साथ कन्वर्टेबल भी कह देता है। अब अल्लाह कर दुआ करते हैं, अल्लाह करे कन्वर्टेबल ना हो तो वो भी तो हमें आता है, बस कैलकुलेशन दो करनी है, रिडेम्पशन वैल्यू लगा कर, लेकिन ना हो फिर अच्छा है। तो देखते हैं आगे हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। दिस प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। कोई कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा, गुड, दुआ कबूल होगी मेरी। तो ये जो है प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 year, इसमें 5% किस काम आएगा, रिडेम्पशन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 105। ये 4 लिखा हुआ, 4 को अंडरलाइन कर रहे हैं। एक लफ्ज है पूरे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी फेर देता है अगर ये लफ्ज पे गौर ना करें। क्यों भला? 4 का मतलब है 4 साल की डिस्काउंटिंग होगी। क्वेश्चन के अंदर सबसे सेंसिटिव एक होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो कभी पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे जाके, कि छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज करने से बाजू का तो बड़ा इंपैक्ट आता है। कुछ चीजें ऐसी होती है थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, ज्यादा सेंसिटिव, इस 4 को मैं 5 कर दूं ना, सारा क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना मैंने, एग्जाम में मैं और कुछ भी ना करूं, यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके दे दूं और 4 को 5 कर दूं, सारा क्वेश्चन चेंज हो जाना, क्या नहीं होना, आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो 4 ईयर का मतलब क्या है? अब कैश फ्लो बनाइए, कैश फ्लो क्या बनेगा 12 12 12 12 और 4th ईयर में ही 105। यानी लेकिन हमारा तरीकाकार तो ये नहीं है, हमारा स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है। हमारा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, पहले एन्युटी कैलकुलेट करें 4n के साथ और 12 एनुअल पेमेंट है, और फिर उसके बाद 105 को आपने डिस्काउंट कर देना है 4 ईयर्स में, ठीक है। और फिर क्या करना है, माइनस इनिशियल मार्केट वैल्यू जो क्या है, ये एक दफा कैलकुलेशन होगी एनपीवी की, फिर दूसरी कैलकुलेशन करनी है, फिर उसके बाद सेम रिपीट। कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए 2 मिनट। चलिए आपका ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, करें स्टार्ट जी। उम्मीद है क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसमें जो आंसर आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का, ज्यादा स्टूडेंट्स का 10, कितने स्टूडेंट्स का 10.28 आ रहा है ज्यादा, और कितने स्टूडेंट्स का 10.31 के लगभग आ रहा है। हाँ ये सिर्फ रेट, अगर आपने डिफरेंस लिया है ना, जैसे पहला रेट फर्ज कीजिए हमने लिया 12%, दूसरा अगर 10% लेंगे तो शायद 10.31 आएगा, 8% 28 आएगा, 8% लेंगे तो 31 आएगा। ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क होगा, डिपेंड करता है कि आपने अदर रेट कौन सा चूज किया। क्लियर? अच्छा बस ये आज का यही टारगेट था, आज और कोई चीज़ नहीं सिखानी, लेकिन आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहे। स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप आंसर देंगे फिर लेक्चर खत्म होगा, वरना नहीं, ठीक है। नहीं आता तो बैठे रहे, आप भी बैठे मैं भी बैठा, रेट ना दिए हो हिंट के, तो रेट कहीं नहीं दिया, कूपन रेट लाजमी दिया होगा, तो हमने वहीं से स्टार्ट लेना है कैलकुलेटर के ऊपर। भाई मार्किंग स्कीम में मार्क्स होते हैं, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, फार्मूला लिख ले। उन्होंने कहा सर मैं फार्मूला लिख के फिर कर लूं, फिर कर ले, ताकि उसे पता चल जाए वर्किंग क्या है। जब भाई फर्क होता है वर्किंग का, आपने आईआरआर कैलकुलेट तो हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक, और वो ज्यादा एक्यूरेट होती है जो कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम तो राउंडिंग ऑफ करते हैं, कैलकुलेटर राउंडिंग ऑफ नहीं करता, लेकिन वो वर्किंग शो नहीं होती आई कैप। हाँ कर दें, वही मैंने अभी वही अर्ज किया, वो कर फिर ठीक है, वर्किंग शो करवा दे फिर ठीक। अच्छा सवाल क्या, जो सवाल ये है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ऐसा ही है,
क्या हो अगर सारा क्वेश्चन यही हो, सोचना है आपने, सोच के बताना है, लेकिन ये कन्वर्टेबल भी हो इनटू ऑर्डिनरी शेयर। क्वेश्चन में किस जगह पे फर्क पड़ेगा? सारी कैलकुलेशन स्टेप्स सेम होंगे, सिर्फ एक अमाउंट पे फर्क पड़ेगा। कौन सी वैल्यू? 105 रिडेम्पशन वैल्यू। वो वैल्यू हम कंपेयर करेंगे कन्वर्जन वैल्यू के साथ। दोनों में से जो हायर होगी वो, अगर वो 110 है तो सारा फार्मूला वही, कैलकुलेशन वही, 105 की बजाय क्या आ जाएगा? 100, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक मसला आ सकता है, एक मसला आ सकता, जब कहे रिडीमेबल होगा 3 साल बाद, कन्वर्ट होगा 5 साल बाद, ये अजीब मसला है इसमें लेकिन ये अभी हम नहीं कर रहे, सारा कुछ आज थोड़ी करना है, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मसला आपके जहन में रख रहा हूं, अभी उसका हल नहीं बता रहा, मैं चाह रहा सोचे। कोई क्वेश्चन और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद है हमारा लास्ट कंपोनेंट इक्विटी। इक्विटी थोड़ा डिटेल वाला है, कल का लेक्चर शायद थोड़ा लेंथी हो, इसलिए आज का लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम कर रहा हूं ताकि कल तसल्ली के साथ आप बैठ जाएं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। नहीं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ, अब वैसे गपशप लगा, 1-2 मिनट गपशप सिर्फ, कभी ऐसा हुआ कि कोई मूवी आपको बहुत पसंद आई हो और आपने दूसरी दफा भी देखी हो? अच्छा, मुझे ये बता, मूवीज की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी ऐसा दूसरी दफा मूवी देखने से आपको ज्यादा समय लगी हो? ऐसे होता है ना, पहले ज्यादा बेहतर तरीके से कैरेक्टर्स, उनके एक्ट्स, उनकी रीजनिंग पक्का हो जाता है कंसेप्ट। यस यस यस। आज आपकी होम असाइनमेंट है, आपने, चले सारे नहीं दे रहा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। 7, 8, 9 तो करना ही करना है ना, ये तो आज की असाइनमेंट है। आपने 4, 5 और 6 ये भी करना है। 4, 5, 6 आपकी आज की होम असाइनमेंट में क्या शामिल है? 4, 5, 6 में 7, 8, 9, 4, 5, 6 को दोबारा करेंगे ना, अब आपको अच्छा ये इस वजह से करते थे, वो ज्यादा पक्का होगा कंसेप्ट, पक्की बात है इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।